तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में एक बार फिर से मैं आपके लिए आपके एग्जाम से रिलेटेड जो आपकी एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा एक नया चैप्टर जो है साइंस का फिजिक्स के अंदर हम लेके आ गए हैं, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है? देखो, फोर्स का मतलब आप जानते हैं, जब हम किसी पे बल लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। और दूसरा है मोशन। अच्छा देखो, किसी पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो हो सकता है उसमें मोशन भी आ जाए, है ना। जैसे आप किसी गाड़ी पे ऐसे धक्का लगाएंगे तो वो आगे खिसक जाती है तो मोशन में आ जाती है। तो मैंने ये जो चैप्टर है ना, इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि आप अगर डायरेक्ट इसको भी देख लोगे ना बोर्ड को, उससे भी आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा समझाता जाऊंगा और बोर्ड को आप देखते जाना, सारी चीज आपको क्लियर होंगी। और एग्जाम में यहां से बाहर आपको जो है आपका जो पेपर होगा उसमें यहां से बाहर क्वेश्चंस आपको बहुत कम जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जो क्लासेस हैं ये मैंने स्पेशल जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए डिजाइन की हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में टॉपिक को जो है डिफाइन करने की कोशिश की है, ताकि आपको आसानी से सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएं। देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो साइंस से होते हैं, ठीक है, जिन्होंने 11th 12th या उसके बाद जो भी ग्रेजुएशन है उसमें साइंस के सब्जेक्ट पढ़े हैं, फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है ना, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं बेचारे जिनको साइंस का एस भी नहीं आता, है ना, वो बेचारे आर्ट्स से पढ़े हैं या कॉमर्स से पढ़े हैं, तो भाई साइंस से तो उनका इनको लेना देना है नहीं कुछ ज्यादा। तो मैंने इनको इस तरह से डिजाइन किया है, चाहे बेशक आप आर्ट्स से पढ़े हैं लेकिन फिर भी आज आपको पहली ही क्लास से चीजें जो हैं वो समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इससे पहले हमने मोशन और साउंड के ऊपर भी वीडियोस बना दी हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप इन चित्र को देखो भी, यहां पे कुछ ना कुछ आपको इनको देख के समझ में आ रहा होगा जरूर। कैसे? ये एक लड़का है, इसने खींच के थप्पड़ मारा इसको। ठीक है, अब इसमें जब हम किसी को ऐसे थप्पड़ मारते हैं तो एक तरह से फोर्स ही तो लगाते हैं, बहुत जोर से मारूंगा मतलब स्पीड से मारूंगा, जोर से मारूंगा, बल लगा के मारूंगा, यानी कि फोर्स लग रहा है एक तरह से। और जब हम किसी को ऐसे फोर्स लगा के पीटते हैं तो ऐसे हो जाता है, मुंह हो जाता है ना, यानी कि उस पे एक तरह से मोशन आ जाता है। ठीक है, तो फोर्स का मतलब क्या होता है? हम जब किसी पर कोई ऐसा बल लगाएं जिसकी वजह से हो सकता है उसके अंदर कोई चेंज आ जाए, और कई बार ऐसा होता है भाई कोई चीज ज्यादा सख्त है तो उसके अंदर चेंज नहीं भी आता है। ऐसे देखो, यहां पे देखो, ये क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं तो जो आपका बैट होता है, बल्ला जिसको बोलते हैं, उससे फोर्स लगाते हैं बॉल पे, तभी तो बॉल दूर जाती है। तो फोर्स एक तरह से क्या कहलाता है? फोर्स एक तरह से बल है। और ये बल कैसा है? ये बल कैसा भी हो सकता है, इसको आप फोर्स को जो है पुश करके भी लगा सकते हैं, पुल करके भी लगा सकते हैं। अच्छा, पुश और पुल क्या है? मतलब पुश और पुल का मतलब है, आप जब किसी ऑफिस में जाते हैं तो आपने वहां पे देखा है ना, जो वहां का गेट होता है उस पर पुश और पुल लिखा होता है, वो भी आपको आगे समझाऊंगा। पहले फोर्स के बारे में देख लो, दिया किसने? फोर्स को जो दिया है, फोर्स का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? इज़हाक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? इज़हाक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, यहां पे ये है, ये घोड़ा गाड़ी आप इसको लगा सकते हैं, छोटी वाली एक। ठीक है, तो यहां पे हो क्या रहा है, ये जो गाड़ी है इस पे पीछे से ये जो लड़की है एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है, और फोर्स लगाने की वजह से ये इसको इजीली आगे खींच पा रहा है, तो ये भी फोर्स ही लगा रहा है आगे खींचने का। ठीक है, देखो ये खींच रहा है आगे की तरफ और ये इसको धक्का लगा रही है आगे की तरफ, है ना, ये ऐसे खींच रहा है और वो ऐसे धक्का लगा रही है। क्लियर? तो ये क्या है? ये फोर्स ही है। इसको भी आगे आपको देखो, जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ोगे, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। बस एक बार ध्यान लगा के 15-20 मिनट इस वीडियो को देख लो, आगे की चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। क्योंकि पहले मैं आपका बेसिक मजबूत करूंगा, बिना बेसिक के कुछ नहीं है। बेसिक के बाद फिर हम आगे जो इसके कॉन्सेप्ट है उन पे चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये जो लड़की है ये क्या कर रही है? इस अलमारी में धक्का लगा रही है, और जैसे ये धक्का लगा रही है तो अलमारी आगे की तरफ खिसक रही है ना। तो फोर्स लगाने से अलमारी की जो दिशा है या फिर अलमारी का जो लोकेशन है अभी फिलहाल जहां पे वो है, वो आगे की तरफ चेंज होती जा रही है। क्लियर? ऐसे यहाँ पे सभी जो है, ये देखो पेड़ है, पेड़ में से फल नीचे की तरफ गिर रहा है, ग्रेविटेशन की खोज ऐसी ही तो की थी। ठीक है, तो नीचे की तरफ जो बल लग रहा है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं जिसको, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, हिंदी में बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल सब जानते हैं। क्लियर? चलो, तो फोर्स क्या है? फोर्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि किसी चीज को पुश या पुल करना। पुश का मतलब होता है ऐसे पुश करना, आगे की तरफ धक्का लगाना, और पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। क्या करना? अपनी तरफ खींचना। तो दरवाजे पे आपने देखा होगा, ऑफिस वगैरह में कहीं जाते हैं तो लिखा होता है पुश या पुल, और आधे तो कंफ्यूज हो जाते क्या करूं, है ना। तो पुश का मतलब होता है अंदर की तरफ धक्का देना, और पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। क्लियर? तो पुश और पुल
ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश करना या पुल करना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। भाई किसी की चीज को धक्का लगा रहे हैं, फोर्स ही तो लगा रहे हैं आप, है ना? क्लियर? तो ये जो फोर्स है ना, इसकी वजह से जरूरी नहीं है कि वस्तु जो है वो मूव करे, अपनी डायरेक्शन, अपनी लोकेशन, है ना, अपनी सिचुएशन जहां पे वो है, या अपना डिजाइन, जरूरी नहीं है वो चेंज करे। लेकिन फोर्स जो है जब हम किसी चीज पे लगाते हैं तो देखो फोर्स जो है ना, ऐसा नहीं होता है कि हमने किसी पे फोर्स लगा दिया और वो चेंज करेगा ही करेगा। एग्जांपल के लिए यहां पे देखो, ये गाड़ी है, इस गाड़ी को इस बच्चे ने धक्का लगाया, ठीक है। अब ये जैसे ही बच्चा धक्का लगाएगा, अगर इसमें कोई हैंड ब्रेक वगैरह नहीं खिंची हुई है, ब्रेक वगैरह नहीं लगी हुई है, तो ये इजीली आगे की तरफ चली जाएगी। अपनी जो लोकेशन है एक तरह से वो चेंज कर रही है, मूव हो रही है आगे की तरफ, इसने जैसे ही धक्का लगाया आगे की तरफ मूव हो जाएगी। लेकिन यहां पे देखो, ये जो यहां पे लड़का है, अब ये दीवार पे क्या कर रहा है? ये दीवार पे फोर्स लगा रहा है, दीवार को क्या करने की कोशिश कर रहा है? पुश करने की कोशिश कर रहा है, दीवार पे बल लगा रहा है। अब जब ये दीवार पे बल लगा रहा है तो क्या दीवार मूव करेगी? नहीं करेगी। तो इसलिए लिखा गया था कि भैया पुश और पुल तो फोर्स कहलाता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है वो जो चीज है जिसपे आप ये कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है मूव हो, ठीक है। ऐसे यहां पे देखो, ये लड़की है, अलमारी को आसानी से सरका के ले जा रही है, क्योंकि अलमारी में नीचे पहिए लगे हुए हैं, है ना, तो ये आसानी से सरक सकती है, लेकिन दीवार नहीं सरक सकती भैया। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। अब ये लॉजिक आप धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे और डिटेल में आपका क्लियर होता चला जाएगा। पहले यहां तक बताओ, यहां तक की जो चीजें हैं, यहां तक क्लियर हुआ? मैंने कुछ भी नहीं बताया। फोर्स का मतलब आप किसी को फोर्स लगा रहे हैं, बेशक धक्का लगा रहे हैं, उसी को फोर्स कहते हैं, ठीक है। इससे आगे मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है। अब ये जो फोर्स है ना, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पेपर में आता है। फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो मास है, मास का मतलब क्या होता है? मास को आप ऐसा लगा सकते हैं कि मास एक तरह से वजन है, किसी भी चीज का वजन, किसी भी वस्तु का वजन आपका क्या कहलाता है? एक तरह से आप इसको मास कह सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो कुछ बच्चों को एक्सेलरेशन नहीं पता होगा, मुझे पता है, हिंदी में एक तरह से इसको त्वरण कह देते हैं। अब एक्सेलरेशन क्या है, इसको समझने के लिए छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है एक्सेलरेशन। आपने स्पीड पढ़ी है, स्पीड। भाई आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने मैथ नहीं पढ़ी होगी और मैथ में टाइम डिस्टेंस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा है सर, स्पीड नापने का, है ना, दो रेल आपस में ऐसे विपरीत दिशा में जा रही है, उनकी स्पीड क्या है, चाल क्या है, ये तो पढ़ा होगा। तो स्पीड में क्या होता है? स्पीड में क्या फॉर्मूला लगता है? स्पीड में फॉर्मूला लगता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यही तो लगता है फॉर्मूला। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इतने बेसिक से आपको जो है मुझे नहीं लगता कि फ्री में यूट्यूब पे कोई पढ़ा देगा, ठीक है। तो स्पीड का नॉर्मल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब नॉर्मली होता क्या है? दूरी होता है। टाइम मतलब समय होता है। अगर मैं डिस्टेंस की जगह यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिख दूं तो क्या होगा? अब सर डिस्प्लेसमेंट आप लिख तो दोगे, आपके हाथ में पेन है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट सर होता क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? है डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, आपको कैसे पता चलेगा? तो देखो मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब ए से बी तक जाने का एक ही रास्ता है, ये वाला, ठीक है। आप ऐसे घूम फिर करके ऐसे हाईवे पे से ऊपर से नीचे जा करके ऐसे जा पा रहे हैं। क्लियर? क्लियर? तो ये क्या है? एक नॉर्मल रास्ता है, एक डिस्टेंस है। तो इसको आप क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस। और इसके घर तक जाने में जितना समय लग रहा है, इस डिस्टेंस को उससे भाग कर देंगे, है ना। तो ये क्या बनता है? आपका स्पीड बनता है। यही आपने सीखा होगा। मान लो ये डिस्टेंस है 400 मीटर, किलोमीटर, कुछ भी लगा लो, ठीक है। और भैया यहां तक जाने में 10 मिनट लगते हैं, तो इससे इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 40 यहां पे आ जाएगी एक तरह से आपकी स्पीड। क्लियर? अब यहां पे एक चीज देखो, यदि कोई ऐसा सरकार प्रोजेक्ट ले आए, ठीक है, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट आ जाए सरकार में कि भैया यहां से ए से लेकर बी तक डायरेक्ट ऐसे एक सीधा रास्ता बन जाए, तो भाई ये तो बहुत बड़ा रास्ता है, ये छोटा है, तो ये कैसा हो जाएगा? एक तरह से शॉर्टकट हो जाएगा, एक तरह से शॉर्टकट ही तो हो जाएगा एक। और भाई यहां तक ये तो था 400, अब मान लो ये हो गया 50 का ही, देखो 50 मीटर का ही हो गया एक तरह से, तो शॉर्टकट हो गया ये तो। और जब ये शॉर्टकट है तो इसको क्या बोलेंगे? तो आप अभी जो मैंने आप लिखा हुआ था ना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये है कि जो शॉर्टकट रास्ता होता है कहीं पर भी जाने का, सबसे छोटा पाथ, सबसे छोटा रास्ता ही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है कुछ भी नहीं है, ये डिस्टेंस ही एक तरह से, लेकिन ये शॉर्टकट में है थोड़ा सा। किसमें है? शॉर्टकट में। तो यहां पे आप लिख सकते हैं शॉर्टकट, ठीक है, या शॉर्टेस्ट पाथ भी आप लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ? अब इसको जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहां पे क्या आया था भाई? जब इसको टाइम से डिवाइड किया था तो हमारी स्पीड आई थी, तो क्या यहां पे भी स्पीड आएगी? नहीं, यहां पे स्पीड तो आएगी एक तरह से, लेकिन उसको स्पीड नहीं बोलते हैं। वो एक तरह से क्या होती है आपकी, उसको क्या बोलते हैं बताओ? उसको बोलेंगे
वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है, उसको इंग्लिश में वेलोसिटी बोलेंगे। और आपके लिए अच्छा रहेगा कि जो नाम मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूं आप उसको इंग्लिश में ही रटें। शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत आए, थोड़ी परेशानी आएगी, और आने दो उसको, लेकिन अपनी बुद्धि में ध्यान रखो, हिंदी की तरफ इन शब्दों के लिए नहीं जाऊंगा, इनको इंग्लिश में ही याद करूंगा। अगर आप इनको इंग्लिश में याद करोगे तो आगे के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत इजी आपके लिए होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इनको हिंदी में याद किया ना तो फिर भैया आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जो चीज हिंदी में है करने के लिए उसको मैं हिंदी में भी बता रहा हूं, और जो इंग्लिश में करनी है वो इंग्लिश में ही आपको याद करनी है, ठीक है। तो देखो, स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क है भाई? जो स्पीड है एक तरह से वही तो वेलोसिटी है। स्पीड और वेलोसिटी एक तरह से एक ही चीज है, एक ही तो चीज है। अभी मैंने आपको समझा दिया। स्पीड में सिर्फ क्या होता है, स्पीड में भैया डिस्टेंस लेते हैं और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, बस। तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है, ठीक है। अब यदि मैं किसी गाड़ी को चला रहा हूं, अब गाड़ी की कभी मैं स्पीड ज्यादा कर रहा हूं, कभी कम कर रहा हूं, कभी ज्यादा कर रहा हूं, कभी कम कर रहा हूं, ऐसे ही तो होता है। हाँ सर, ऐसे ही होता है ना। तो जब अब हम ये वाली जो स्पीड है इसको नहीं लेंगे, इसको हटा दो, ये बस मैंने आपको याद करने के लिए यहां पे लिखवाई थी, ठीक है। इस वाली स्पीड को यहां से मैं कर देता हूं गायब, क्लियर। ये वाली स्पीड मैंने कर दी यहां से गायब, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो फिजिक्स है उसमें ये वाली स्पीड चलती है, वो वाली स्पीड नहीं चलती जो मैथ में आती है, और मैथ में ये वाली नहीं चलती, आप जानते हैं ना। तो यहाँ पे कौन सी वाली चलती है, यहाँ पे आपकी जो फिजिक्स है ना, जब भी बात होगी तो वहां पे ये डिस्प्लेसमेंट वाली जो निकल के आती है स्पीड यानी कि वेलोसिटी, इसकी बात होती है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हिंदी में एक तरह से त्वरण बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको भी एक्सेलरेशन को इंग्लिश में याद करना है, हिंदी में याद नहीं करना है इसके नाम को। तो एक्सेलरेशन क्या है कि अब जो आपकी स्पीड है यानी कि वेलोसिटी जो है, अभी आप गाड़ी को चला रहे हैं, अब गाड़ी आगे जाके आपने रास्ता आया, अच्छा हाईवे से में चल रहे हैं तो आपने 70 की स्पीड पे चला दी, आगे जाके थोड़ा खराब हुआ तो आपने स्पीड बंदी कर ली, 40-50 की चलाने लगे, आगे जाके ब्रेकर आ गया, फिर आपने 10 की स्पीड कर ली, 5 की कर ली, क्योंकि ब्रेकर पे से धीरे से उतारनी है। तो आपकी स्पीड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। अभी आप पांव से गाड़ी को चलाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं ना, एक्सेलरेट यानी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करना है, एक्सेलरेशन। तो आपकी जो वेलोसिटी है, आपकी जो वेलोसिटी है इसमें पर यूनिट चेंज जो होता है, पर यूनिट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, चेंज इन पर यूनिट चेंज आप ऐसे लिख सकते हैं, पर यूनिट चेंज इन टाइम, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से आपकी जो वेलोसिटी है, आपकी जो स्पीड है, भाई हर टाइम में अलग अलग हो रही है ना। अभी 2 मिनट पहले कुछ और थी आपकी हाईवे पे, थोड़ी देर बाद खराब रास्ता या कुछ और है। तो आपकी जो स्पीड है, वेलोसिटी जो आपकी है, वेलोसिटी में जो पर यूनिट आपका टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, उसी को आप एक तरह से एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्लियर। तो अभी जो यहां पे फॉर्मूला लिखा था फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां पे एक्सेलरेशन क्लियर हुआ, ये कहां से आ रहा है, क्या चीज है, क्लियर हो गया सर। और मास का मतलब आप ऐसा लगा सकते हैं वजन, भाई किसी भी वस्तु में जो वजन है एक तरह से आप उसी को मास बोल देते हैं, ठीक है। वजन को आप क्या बोल देंगे, एक तरह से मास बोल देंगे, ठीक है। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है। अब ध्यान से देखो, मास मतलब क्या है, वजन, और एक्सेलरेशन मैंने अभी आपको बिल्कुल बता दिया है क्या चीज होती है। तो यहां से निकल के आए हैं ये चीजें, ठीक है। तो फोर्स क्या है, जब हम किसी चीज में फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स जो है ना वो कैसे डिपेंड करता है, उस वस्तु में वजन कितना है और उस वस्तु का एक्सेलरेशन कितना है, और इन दोनों को गुना कर दो, फोर्स निकल के सामने आ जाएगा, क्लियर। अब देखो यहां पे ये जो कार थी, अब इस कार में इसने कितना फोर्स लगाया, ये किस चीज से हमें पता चलेगा, भाई कितना बल लगा रहा है तू, है यूं ही थोड़ी है कभी यूं ही खड़ा हो, है। लेकिन हमें मापेंगे कैसे फोर्स को, कि भाई ये जो जिस चीज में लगा रहा है, ठीक है, इसका मास निकाल लो और एक्सेलरेशन निकाल लो, बस। कितना चेंज हो रहा है लोकेशन में, टाइम में, जो भी है वो सारी चीज निकाल के अब अपना फोर्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल बात है। ये दीवार क्यों नहीं हिली यहां से, क्योंकि दीवार में वजन बहुत ज्यादा है एक तरह से, और इसका जो फोर्स था वो कम था। अगर ये फोर्स को ज्यादा लगाएगा तो दीवार गिर जाएगी। आप जानते हैं जेसीबी होती है, जेसीबी से क्यों गिर जाएगी दीवार, दीवार को क्यों खिसका देती है, क्यों पलटा देती है, तोड़ देती है, क्योंकि भैया उसमें उसका जो खोंचा है ना वो उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की ताकत है। तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है तो टूट जाता है फिर दीवार, ठीक है, इसलिए वो खिसक जाती है, टूट जाती है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ डेफिनेशन फोर्स की क्या है, कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज को आप धक्का लगा रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। फोर्स, एक बात बताओ, जिम में जाते हैं तो बहुत सी चीजों को तो आगे की तरफ ऐसे करते हैं, तो फोर्स ही तो लगा रहे हैं। कुछ चीजों को ऐसे करते हैं तो ये भी फोर्स ही लगा रहे हैं, पुश और पुल कर रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं आप, फोर्स बोलते हैं, क्लियर। इसकी जो यूनिट वगैरह है वो भी आपको याद कर लेनी है, क्या है इसकी जो एसआई यूनिट है, आती है पेपर में, इसको बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। देखो एसआई यूनिट है, एक सीजीएस यूनिट है, सीजीएस में आप इसको डाइन बोल देते हैं, ठीक है।
क्लियर। और आगे जो है यूनिट्स को मैं आपको एक अलग से करवाऊंगा, अभी फिलहाल आप इनको इतना देख लो। आगे यूनिट्स के लिए अलग से एक चैप्टर आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है, कि किस तरह से इनको कौन कौन सी चीजों में किस किस को कैसे कैसे मापते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आगे की क्लासेज में करवाऊंगा। अब हम बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया डायरेक्ट पेपर में आपको देखने को मिलेगा। आप आगे कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फोर्स के आगे बहुत सारी चीजें अभी हम सीखने वाले कॉन्सेप्ट, वहां पे भी इनर्शिया आपको देखने को मिलेगा। तो इनर्शिया को हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे। इनर्शिया है क्या, देखो इसको पढ़ो, इसको पढ़ते ही आपको सारी चीजें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया है। तो इनर्शिया क्या है, क्या लिखा हुआ है इनर्शिया के बारे में? इनर्शिया के बारे में लिखा हुआ, देखो हिंदी में इसको जड़त्व बोलते हैं। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया कुछ भी नहीं है, किसी वस्तु की वह प्राकृतिक गुण होता है। कौन सा गुण होता है? जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में, विराम अवस्था यानी कि आराम से सुस्त पड़ी है, रेस्ट में है, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं। विराम अवस्था में यानी कि रेस्ट पोजीशन में, या गति की अवस्था में, जब वो गति में होती है, मोशन में होती है। ये स्टेट का मतलब होता है अवस्था। ये वो वाला स्टेट नहीं है राज्य वाला है, कंट्री स्टेट, ये वो वाला स्टेट नहीं है। फिजिक्स में अगर स्टेट आपको कहीं लिखा दिख जाए तो इसका मतलब होता है अवस्था। आप किसी की अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मोशन यानी कि गति की अवस्था के बारे में बताती है कि किसी भी बदलाव का क्या करेगी, विरोध करेगी। एक बात मुझे बताओ, कोई वस्तु है, वो वस्तु चल रही है, ठीक है, चल रही है, अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही है। मान लो गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में, और गाड़ी नॉर्मल आप धू धू करके चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चल रही है नॉर्मली। अब जब आपकी गाड़ी चल रही है तो आप गाड़ी को रोकना चाहते हैं, तो रोकने के लिए गाड़ी को आपको अलग से कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। भाई फोर्स कैसे? या तो गाड़ी को पीछे की तरफ खींचो किसी वस्तु से, तब वो धीरे धीरे मंदी होगी, या उसमें ब्रेक लगा के उसके पहियों में अलग से फोर्स लगा रहे हैं, भैया रोक दे इसको, है ना, इंजन को बोल रहे हैं भैया रोक दे, मंदा हो जाए, धीमा हो जाए ना। तो अब एक तरह से क्या बोल रहे हैं कि जो वस्तु है ना, वो वस्तु जैसी है वैसा ही रहना चाहती है ना। जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे ना, वो रुकेगी नहीं। समझ में आया? और जो चीज जैसी है, जैसे मान लो मैं खड़ा हुआ हूं, अब मैं खड़ा हुआ हूं तो मेरी बॉडी ऐसे ही रहना चाहेगी, समझ में आ रहे हैं। जब तक मुझ में कोई अलग से धक्का नहीं लगा देगा, इधर उधर नहीं कर देगा, मैं हिलूंगा नहीं यहां से। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु हमारी धरती पे जो रखी हुई है या जैसे भी है, अगर वो चल रही है तो वो चलते ही रहना चाहती है, कोई रखी हुई है तो वो रखी ही रहना चाहती है। यानी कि वो चाहती है कि भाई कोई मुझे छेड़े ना, कोई मेरी अवस्था को, पोजीशन को, स्टेट को चेंज ना करे, मैं जैसी हूं वैसी ही रहना चाहती हूं। तो ये ही एक तरह से आपका जड़त्व कहलाता है, ठीक है। समझ में आया? अब एक बार दोबारा से पढ़ लो, फिर देखो और क्लियर हो जाएगा। जड़त्व किसी वस्तु का वो गुण है, वो प्राकृतिक गुण है, जिसके कारण वो अपनी विराम अवस्था में या गति की अवस्था में कोई भी बदलाव अगर करना आप चाहेंगे तो उसका विरोध करेगी ही करेगी, ठीक है, क्लियर। चलो ये है भैया न्यूटन भाई साहब, ठीक है, हुआ क्लियर। बड़े आगे की तरफ आ जाओ। देखो एक बात और, ये जो है ना, ये जो आपका गैलीलियो है, ठीक है, गैलीलियो, गैलीली, जो भी आप नाम देना चाहें, गैलीलियो बोल देते हैं वैसे नॉर्मली, ठीक है। ये जो गैलीलियो गैलीली है, इसने क्या कहा था, हर वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहना चाहती है। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, और अगर वो रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब है यूं ही पड़ी हुई है, ना मोशन है कुछ नहीं, ऐसे ही पड़ी हुई सुस्त, जैसे आप बेड पे पड़े होते हैं ना सुस्त, अगर वो ऐसी सुस्त पड़ी है तो वो ऐसे ही सुस्त पड़ा रहना चाहेगी, वो नहीं चाहेगी कि कोई भी उसमें कोई भी छोटा मोटा चेंज करे, ठीक है। चलो जड़त्व के बारे में कुछ चीज हम देख लेते हैं। जड़त्व द्रव्यमान के बेसिस पे यहाँ पे कुछ आपको एक चीज है, वो पॉइंट है, वो याद रखना है। वो क्या है? वो ये है कि जड़त्व पूरी तरह से वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, एक तरह से उसके मास पर निर्भर करता है, ठीक है। जिस वस्तु का वजन या द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। मतलब कहना क्या चाहता है ये है, यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है, अभी आपको समझाता हूं कवि क्या कहना चाहता है। आ जाओ देखो, द्रव्यमान का मतलब, द्रव्यमान यानी कि मास, और मास का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, वजन। तो जिस वस्तु का जितना ज्यादा वजन होगा, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। जड़त्व यानी कि वो उस पोजीशन से उतनी ही मुश्किल है हटानी, उसकी स्थिति चेंज करनी उतनी मुश्किल है। भाई कोई वस्तु है, अगर उसमें वजन ज्यादा है, जैसे मान लो कि ये ट्रक है, ये ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है। अब आप जानते हैं कि ट्रक में तो भैया बहुत ज्यादा वजन होता है, ठीक है। तो ये ट्रक मान लो अगर खड़ा हुआ है एक जगह पे, ऐसे ही खड़ा हुआ है, ठीक है, अब वजन बहुत ज्यादा है भैया, तो आप इसके वजन के अनुसार, अब इसका जड़त्व क्या है, जड़त्व का नियम के अनुसार ये क्या कहना चाहता है ट्रक, कि भैया अगर मैं खड़ा हुआ हूं ना तो मुझे खड़ा ही रहने दो, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं।
तो आप इसमें थोड़ा मोड़ा आप जाके ऐसे धक्का लगाने लगोगे, नहीं हिलेगा, क्योंकि भैया जितना ज्यादा जिस चीज का मास होगा, जितना ज्यादा वजन होगा, उतना ही वो भारी होगा। भारी चीज आप जानते हैं हिलाने में बहुत कसरत करनी पड़ेगी, है ना। तो एक तरह से लगा लो, ये कहना ये चाहता है कि भारी चीज को आप आसानी से नहीं हिला सकते। क्लियर। तो ये जो ट्रक है इसका मास ज्यादा है, इसका वजन ज्यादा है, और जब इसका वजन ज्यादा है तो इसका जड़त्व भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अब ये हिलाना मुश्किल है भैया, है ना। तो इसके लिए अब इसमें बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा कि इसकी जो है इसको गति में ला सके, इसको किस में ला सके, गति में ला सके, मोशन में ला सके। दूसरी तरफ एक साइकिल है। अब ये जो साइकिल है भैया, ये जो साइकिल है आप जानते हैं कि साइकिल में वजन बहुत कम है और इसको आसानी से कोई बच्चा भी टहला देगा आगे की तरफ, है ना। तो इसका जो जड़त्व है वो कम है, यानी कि इसकी अगर आप स्टेट चेंज करना चाहते हैं, अवस्था चेंज करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, जबकि इसकी आपको करने में पसीने छूट जाएंगे। ठीक है, इसका इंजन ही जो है वो इसकी अवस्था को चेंज कर सकता है जल्दी से, आप नहीं कर सकते इतनी जल्दी। कभी सोचो मैं धक्का लगा के आगे सरका दूंगा है, और ऊपर से गलती से इसमें अगर कोई सामान भर लिया, मट्टी वगैरह इसमें, फिर तो अगर आप अपने मोहल्ले के लड़कों को भी ले आओगे ना, उनसे भी नहीं सरकेगा ये सब के सबसे। ठीक है, तो यानी कि जिसमें जिस चीज में ज्यादा वजन होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा, वो उतना ही ज्यादा विरोध करेगी, एक तरह से आप लगा सकते हैं। समझ में आया? जड़त्व क्या है? जड़त्व कुछ भी नहीं। आपके घर में देखो कूलर, पंखा, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, इनमें कुछ ऐसी चीजें बहुत ज्यादा भारी हैं, है ना। अब जितनी ज्यादा भारी है तो इसका मतलब है वो अपनी अवस्था में उतना ही बना रहना चाहते हैं। भी ऐसे खड़ी हुई है भारी चीज, अब हिला के दिखा मुझे, है ना। तो यानी कि जड़त्व उसका उतना ही ज्यादा है। क्लियर। जड़त्व यानी कि उसको भी उसकी अवस्था से चेंज नहीं कर सकते हम, जब तक उस पर भारी मात्रा में हम अलग से फोर्स ना लगा दें, है ना। अलग से फोर्स का मतलब अब ऐसा थोड़ी है ट्रक भैया बढ़ा हुआ है तो इसको कोई सरका नहीं सकता, अभी जेसीबी आएगी ऐसा फोर्स लगाएगी आगे आगे भगेगा, है ना। तो यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, भारी जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमें क्या है चाहिए होगा, जब भारी चीजें होंगी उनके जड़त्व को खत्म करने के लिए। समझ में आया? ठीक है, तो यानी कि मास जो है, मास पे डिपेंड करता है जड़त्व। ठीक है सर, मास पे डिपेंड कर रहा है, ये चीज हमें पता चल गई। आगे आ जाओ, यहां पे देखो, अब हम पढ़ने, ये जो इनर्शिया है इसके कुछ टाइप्स भी हैं, इन टाइप्स को देखो क्या है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट का है, यानी कि विराम अवस्था में। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए, अभी हमने पढ़ा है, ये यहां पे लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि कोई उसको भैया उसकी अवस्था चेंज करे। देखो जैसे जब आप बस में खड़े हुए हैं, बस में ऐसे खड़े हुए हैं नॉर्मली, ठीक है, बस खड़ी हुई है एकदम, आप भी खड़े हुए हैं, यूं ही खड़े हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ही बस के ड्राइवर ने पंजा दबाया रेस का, एकदम झटका से लगता है ना ऐसे, जब पीछे की तरफ लगता है ना, झटका नहीं लगता, लगता है, तो यात्री कहां जाता है? पीछे की तरफ झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? क्योंकि उनका शरीर विराम अवस्था में ही बना रहना चाहता है। वो इसलिए झुक रहा है कि आप ऐसे खड़े हुए हैं ना, आपकी बस भी ऐसी है, आप भी ऐसी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने ड्राइवर ने पंजा दबाया आप पीछे की तरफ हो जाएंगे, हैं। या कई बार ऐसा होता है कुछ सिचुएशन में आप आगे की तरफ ही हो जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आप जो हो रहे हैं ना, ये क्यों हुआ है? इसलिए क्योंकि आपका शरीर तो चाहता था ऐसा ही रहना, लेकिन उसने पंजा दबा के एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, तो वो आपके जड़त्व को, नियम को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, आपकी पोजीशन को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। तो आपको इसलिए झटका लगा पीछे, क्योंकि आपकी बॉडी तो ऐसी रहना चाहती थी, ठीक है। ऐसे देखो मोशन, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, ठीक है, मोशन में ही क्या करेगी? रहना चाहेगी, ठीक है। जैसे कि चलती बस में अचानक रुकने पर यात्री आगे की तरफ गिरते हैं। अब बस चल रही है, बस में अब चल रही है, ठीक है भाई, जब तक उसने बस नहीं चलाई थी, बस चलाने के तुरंत बाद आपको पीछे की तरफ झटका लगा, लेकिन जब बस चल गई, अब बस चल गई, ठीक है, अब आपका शरीर जो है वो नॉर्मल अवस्था में आ गया फिर से। अब आपका शरीर ऐसे ही रहना चाहता है जैसा चलती बस में है। अब वो जब ब्रेक लगाएगा तो आप आगे की तरफ जाओगे, क्योंकि उसने फिर से आपके जड़त्व के नियम को एक तरह से चुनौती दे दी, तो फिर आप आगे की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो इनकी अवस्था जो है आपकी चेंज हो रही है, क्योंकि आप तो चाह रहे थे मोशन में रहना, लेकिन भैया उसने तो ब्रेक मार के रोकने की कोशिश की है। इसी तरह से डायरेक्शन, जो जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। जब आप बस सीधी चल रही है तो आप सीधे ही रहना चाहते हैं, लेकिन जब ड्राइवर ऐसे मोड़ेगा तो आप ऐसे हो जाते हैं ना, ऐसे जब बाइक को ऐसे करते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, यानी कि आपकी डायरेक्शन एक तरह से चेंज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में है वस्तु, उसी सेम डायरेक्शन में आपकी जो वस्तु है वो रहना चाहती है। यही बात जो है यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें कोई अलग से बात नहीं है। क्लियर? ठीक है भाई, बस में है, बस में खड़े हुए हैं, जब बस आगे की तरफ चलेगी तो आप पीछे की तरफ झुकेंगे, और जब ब्रेक मारेगी तो आप आगे की तरफ गिरेंगे। ये किसकी वजह से हो रहा है? इनर्शिया की वजह से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप जिस अवस्था में है उसमें ही रहना चाहते हैं। क्लियर? ये देखो पीछे की तरफ आ रही है, एरो दिख रहा है ना, पीछे की तरफ गिर रही है, ठीक है।
और जब आप मुड़ाप पे होते हैं, मुड़ाप पे, तो मोड़ जब मोड़ता है बस को, ड्राइवर जब बस को ऐसे मोड़ता है तो आप एक तरफ हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं ना, वो भी आपकी इनर्शिया की वजह से है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं आप उसी डायरेक्शन में रहना चाहते हैं, उसी डायरेक्शन में आप क्या करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं, ये रहा बस वाला एग्जांपल अभी जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, दूसरा है दरी को झाड़ना, कालीन को डंडे से पीटने पर धूल का झड़ना। क्लियर, इसी तरह से पैर हिलाना। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको पेपर में इनमें से भी कोई एग्जांपल जो है देखने को मिल सकता है। आगे आ जाओ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखने को लगती है कि भाई पेपर में आती है यहां से, तो ये कौन है, ये है भैया न्यूटन भैया। ठीक है, तो आपके जो न्यूटन है, इन्होंने आप जानते हैं कि 3 लॉ दिए थे। ठीक है, कितने लॉ दिए थे, 3। अब जो न्यूटन है, इसके जो लॉ है ये पेपर में डायरेक्ट आते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है, इस तरह से आपको पेपर में जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको बोलते हैं जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। पेपर में डायरेक्ट आता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कहते हैं जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखो किस तरह से लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है। यहां पे देखो पढ़ो, इनर्शिया भी हमने पढ़ा है, इनर्शिया 3 चीजों से काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, जिस डायरेक्शन में वो चल रही है उसी डायरेक्शन में वो रहना चाहेगी, ना। डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फिर आपके शरीर में दिक्कत आएगी। ठीक है, आपके शरीर की जो पोजीशन है वो चेंज होगी। दूसरा, हमने इनर्शिया के बारे में ये पढ़ा कि जिस वस्तु में जितना ज्यादा वजन है, उस वस्तु की उस पोजीशन को जिसमें वो है उसको ब्रेक करना उतना ही ज्यादा जो है कठिन हो जाएगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी इसी इनर्शिया पे डिपेंड है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो क्या लिखा हुआ है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी क्योंकि इनर्शिया इस पे डिपेंड करता है। तो न्यूटन ने भी आपको यही बात बताई है। ठीक है, अगर गति में है, ठीक है, तो गति में ही रहना चाहिए। क्लियर, जब तक कि उस पर आप बाहरी फोर्स नहीं लगा दोगे। अब जैसे आप चल रहे हैं, ठीक है, आप चल रहे हैं, ठीक है, अगर आपको कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए तो आप चलते ही रहेंगे। ठीक है, अब जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पता नहीं कब से घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, लेकिन अगर ये पृथ्वी जो घूम रही है इस पे कोई इतना तगड़ा फोर्स लगा दे आगे, तो फिर ये घूमना क्या कर देगी, मंदा कर देगी या बंद कर देगी, है ना। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है। लेकिन जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, पृथ्वी ऐसे ही घूमती रहेगी लगातार। ठीक है, अनंत काल तक ऐसे ही चलती रहेगी। क्लियर, चलो, ये जो है हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, ऐसे ही देखो एक अलग से एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है किताब वाला। जब आप मेज पर किताब रखते हैं तो वो किताब वहीं रहेगी जब तक आप उसे हाथ से ना उठाएं, है ना। तो यानी कि वो रेस्ट में पड़ी हुई है, रेस्ट में रहना चाहेगी, वो नहीं चाहे कोई उसको हिलाए। लेकिन जब आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा के अपने हाथ का उठाने की कोशिश करेंगे तो वो वहां से उठ जाएगी। तो हाँ, एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है कोई भी दूसरा बल, मतलब उस वस्तु का खुद का बल ना हो, अलग से कोई बाहर से फोर्स आया हो। बाहरी बल भी आप इसको बोल सकते हैं, बाहरी बल। ठीक है, बाहर से हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, अलग से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है, बस इतना याद रखो। इनर्शिया आप जान ही गए हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट लॉ तो लॉ ऑफ इनर्शिया है। दूसरा जो लॉ है उसको बोलते हैं संवेग का नियम, यानी कि लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन दूसरा जो है उसको बोलेंगे संवेग का नियम, लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। इसमें क्या बताता है, इसमें बताता है यह नियम कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान यानी कि उसके मास, उसके वजन और उसके एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था फोर्स का जो नियम था, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये जो फॉर्मूला है ये न्यूटन ने किसमें दिया था, ये न्यूटन ने किसमें दिया था, ये दिया था भैया आपने सेकंड लॉ में। अभी हमने पहले पढ़ा था ना इसको, जब मैंने आपको एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन चीजों के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नियम है, संवेग का जो नियम है, उसमें न्यूटन ने अपना ये वाला फॉर्मूला दिया था कि जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, एक तो वस्तु का वजन और दूसरा उसका एक्सेलरेशन। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल, जब इनको गुणा कर दोगे तो ये क्या बन के आ जाएगा, आपका जो फोर्स लगाया हुआ है वो फोर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है एम मतलब मास, द्रव्यमान, ए मतलब एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। क्लियर। चलो आगे आ जाओ। देखो यहां पे देखो जो मैं नोट में लिखता हूं ना, ये नोट वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लिया करो। ठीक है, इससे फायदा आपको क्या होगा कि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पे लिखी होती है वो भी आपको पता चल जाएगी। क्या लिखा हुआ है, किसी भारी चीज को हिलाने के लिए आपको क्या चाहिए, ज्यादा बल चाहिए, अभी पढ़ा था इनर्शिया में,
और अगर आप ज्यादा जोर से धक्का दोगे तो चीज उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी। जैसे मान लो मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, अगर मुझे कोई धीरे धीरे धक्का देगा तो मैं ऐसे हौले हौले सरकूंगा, है ना। लेकिन अगर कोई मुझे एकदम से ऐसे धक्का देते तेज, तो मैं एकदम जाऊंगा ना आगे। तो वही चीज लिखी हुई है, जितनी तेज से आप उसे धक्का दोगे उतनी ही तेज वो क्या करेगी, आगे की तरफ जाएगी। एक खाली कार को धक्का देना आसान है, जबकि भरी हुई कार को धक्का देना ज्यादा जो है उसका काम है, मेहनत का, है ना। तो उसमें ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। क्लियर। चलो, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ये क्या कहता है भाई, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ हमें क्या बताता है, न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन, ये इसका मतलब क्या है। अब जो ये बात है ना, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये बात ऐसी है, अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया तो कभी इसको भूलोगे नहीं। जो मैं बताना चाहता हूं ध्यान से सुनो, ठीक है। आ जाओ, शुरुआत में जब मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो चैप्टर को स्टार्ट करते टाइम, ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करते टाइम यहां पे ये चीजें आपको मैंने बताई थी, ठीक है। ये यहां पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, इन एग्जांपल्स को ध्यान से देखो। इसको भूल जाओ जो यहां पे अभी मैंने लिखा हुआ है, इसको हटाओ। इन दो एग्जांपल्स पे ध्यान दो। क्या है ये जो वस्तु है यहां पे, ये जो गाड़ी लिखी हुई है, ये जो गाड़ी छपी हुई है, ये वाली गाड़ी, ये वाली जो गाड़ी यहां पे लगी हुई है, एक बात बताओ, अगर इस गाड़ी में ये लड़का थोड़ा फोर्स लगाए, बिल्कुल हल्का सा फोर्स लगाए, तो क्या गाड़ी सरकेगी? नहीं सरकेगी। क्यों नहीं सरक रही? अभी ऐसा क्या दिक्कत है जो नहीं सरक रही है? अब यही चीज मुझे आपको समझानी है, फिर आप एक्शन रिएक्शन लॉ को बहुत आसानी से समझ पाओगे। देखो, एक गाड़ी है, ये रही, ठीक है, ये गाड़ी है, ठीक है, क्लियर। एक तरह से आप ऐसा लगा लो, ये जो गाड़ी है ना, इसमें इसका जो फोर्स है वो 15 न्यूटन का है। एक तरह से आप ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये एक लड़का है, ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है। या फिर आप ऐसा लगा सकते हैं, गाड़ी का जो वजन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, वजन आप बहुत ज्यादा लगा सकते हैं। ये एक लड़का है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन गाड़ी नहीं सरक रही है। क्यों नहीं सरक रही है? क्योंकि जितना ये फोर्स लगा रहा है ना, मान लो इसने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का फोर्स इसने लगाया, तो गाड़ी भी इस पे उतना ही फोर्स लगा रही है। वापस में गाड़ी भी इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। जितना हम फोर्स किसी चीज पे लगाते हैं वो चीज उतना ही फोर्स हम पे लगाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन जब ये लड़का इस गाड़ी पे 15 न्यूटन का फोर्स लगा देगा, तो ये गाड़ी भी इस पे क्या करेगी? 15 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। और यहां पे क्या होगा? क्या गाड़ी सरकेगी? अभी तो बराबर बराबर हुआ है, लेकिन जैसे ही इसने इस गाड़ी पे 16 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अब क्या करेगी? ये जो गाड़ी है आगे की तरफ खिसकना स्टार्ट कर देगी। क्यों खिसकेगी? क्योंकि इसका जो खुद का फोर्स था वो कम पड़ गया इसके फोर्स के आगे। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जब आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स, वो वस्तु भी तुम पे इतना ही फोर्स लगा रही है। समझ में आया? अब यहां पे इस एग्जांपल को देखो, यहां पे ये जो दीवार है, ये जो दीवार है, आपको क्या लगता है? इसलिए मैंने बोला था इसको आगे समझाऊंगा। आपको क्या लगता है कि ये दीवार सरक क्यों नहीं रही है? क्योंकि ये जो आदमी इस पे फोर्स लगा रहा है, जितना भी ये फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स इस दीवार के द्वारा इस पर लगाए गए फोर्स से कम है। समझ में आ गया भाई? ये जो लड़का है इस दीवार पे फोर्स लगा रहा है, जितना फोर्स इस दीवार पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये दीवार इस पे लगाएगी। ऐसा नहीं उससे ज्यादा लगाएगी, नहीं, उतना ही लगाएगी, बस उससे ज्यादा नहीं लगाएगी। क्लियर? जितना ये उस पे फोर्स लगाएगा उतना ही इस पे लगाएगी। लेकिन अगर इसका फोर्स इस दीवार के फोर्स से, जो इसका टोटल फोर्स है, जितना ये सहन कर सकती है, उससे ज्यादा हो जाए, तो ये दीवार आगे सरक जाएगी, गिर जाएगी, टूट जाएगी। यही जो है आपका जो लॉ है ये कहता है, ठीक है। यही न्यूटन का जो एक्शन रिएक्शन लॉ है, थर्ड लॉ जो है, ये यही बात आपकी कह रहा है। क्लियर? फॉर एवरी एक्शन, ठीक है, अरे कहां जा रहा है भैया? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट, क्या होता है? रिएक्शन होता है, ठीक है। जितना आप किसी चीज पे बल लगाते हैं उतना ही बल वो वस्तु आप पे लगाएगी। एक बात बताओ, ये दीवार है, आप इस दीवार पे बल लगाएंगे हाथ से इधर की तरफ, तो ये जब दीवार बल लगाएगी तो आप पे ही तो लगाएगी ऐसे, यानी कि दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट हो गई। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाती है वो वस्तु आप पे। लेकिन ये बल उतना ही लगाएगी। आपने 15 का लगाया है तो ये भी 15 का ही लगाएगी। ये नहीं आपने 15 का लगाया 20 का लगा दे, भाई ये 20 का लगा देगी तो आप नहीं गिर जाओगे फिर। लेकिन आप कभी गिरते नहीं है। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि वो इक्वली फोर्स लगा रही है आप पे, आपका फोर्स कैंसिल हो रहा है एक तरह से। आप उस पे लगा रहे हैं, वो आप पे लगा रही है, बराबर का फोर्स लग रहा है, इसलिए आप। लेकिन अगर आप 15 लगा रहे हो, वो 20 लगा दे तो गिर नहीं जाओगे आप, हैं? वो उल्टा भारी आप पे पड़ जाएगी। ऐसे होता है ना।
ठीक है। तो जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही वो वस्तु आप पे लगाते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। भाई आप इस पे देखो, मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगाने लगूं ऐसे, तो मेरी जो डायरेक्शन है बोर्ड की तरफ होगी, ऐसे डायरेक्शन में लगा रहा हूं, बोर्ड उल्टा मुझ पे फोर्स लगाएगा उतना ही जितना मैं बोर्ड पे लगाऊंगा। क्लियर? अगर मेरा फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो बोर्ड की जो शेप है या इसकी लोकेशन, डायरेक्शन जो भी वो चेंज हो जाएगी फिर। क्लियर? चलो, यही चीज जो है यहां पे लिखी हुई है, समझ में आ गया? तो ये जो थर्ड लॉ है ये कर क्या रहा है? कुछ भी तो नहीं कर रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। जो मैंने बताया है वो ही चीज बस आपको याद रखनी है। अब देखो, ये तो पढ़ लिया ना हमने। हाँ, जब आप एक वस्तु पे एक वस्तु पे जब फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु आपको उतना ही फोर्स लगाती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपका फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो भैया उसकी जो डायरेक्शन है या वो जो है चेंज हो जाएगी। एक प्रसिद्ध कहावत भी है, आपने सुना होगा। वो कहावत क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्लियर हुआ? तो ये यहीं पे सटीक बैठती है न्यूटन के थर्ड लॉ पे, ठीक है। भाई जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। तू 15 का फोर्स लगा रहा है तो 15 का फोर्स वो वस्तु भी आप पे लगाएगी, ठीक है। तुम 20 का लगा रहे हैं तो वो वस्तु 20 का लगाएगी, ऐसे नहीं ज्यादा लगाएगी। इस तरह से दोनों की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता, कैंसिल आउट हो जाता है दोनों, ठीक है। भाई आपने भी 15 लगा दिया, उसने भी 15 लगा दिया, इक्वल हो गया, तो दोनों में क्या कुछ फर्क आया? नहीं। वो भी वहीं खड़ी हुई, आप भी वहीं खड़े हुए हैं। अगर आप 17-16 का ज्यादा लगा दो, इसका कम रह जाए तो ये गिर जाएगी फिर। इसलिए दोबारे या कोई भी वस्तु आप धक्का देते हैं वो इसलिए होता है। क्लियर? देखो, गाड़ी में अगर ये गाड़ी में इस गाड़ी के जो फोर्स है उससे ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ही ये गाड़ी आगे जाएगी, वरना ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी, ठीक है। और ये दोबारा वाला जो एग्जांपल है ये भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ आपको समझ में आ गया? मेरे हिसाब से तो वही आ गया होगा, ठीक है। थप्पड़ वाला एग्जाम्पल भी ले लो, थप्पड़ वाला एग्जाम्पल भी यहाँ पे फिट बैठता है। एक बात मुझे बताओ, आपने किसी को ऐसे थप्पड़ मारा, जैसे ही आप थप्पड़ मारते हैं तो आप भी तो अपने हाथ को ऐसे करते हैं। किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि जो आपने थप्पड़ मारा है ना, तो आपने जितना बल उस पे लगाया है थप्पड़ मारने में, उतना ही बल उसके गाल ने आपके हाथ पे लगाया, और आपके हाथ में भी चोट लग जाती है ना, वो इसलिए लगती है। समझ में आया? क्योंकि एक्शन रिएक्शन हो रहा है अभी यहाँ पे, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। जब आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो सामने वाले के गाल पे चोट जरूर लगती है, लेकिन आपके हाथ में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके हाथ में उसने भी उतना ही फोर्स लगा दिया जितना आपने फोर्स लगाया था। क्लियर? ऐसे ही नाव से कूदना। एक बात बताओ, जब आप नाव से कूदते हैं, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, शायद मैं लेके आया हूं उस एग्जांपल को, ठीक है। जब आप नाव से कूदेंगे तो ये आ जाओ, ये रहा, ठीक है। यहां पे आ जाओ, देखो थप्पड़ वाला एग्जांपल ये रहा, ठीक है। तो आपके हाथ में दर्द क्यों होता है? क्योंकि इसके गाल ने भी आप पे उतना ही जो है फोर्स लगाया है। जब आप नाव से कूदते हैं, देखो यहां पे नाव पे खड़ा हुआ था, ये जैसे ही नाव से कूदेगा, ठीक है, तो जितना इसके पांव के द्वारा इस नाव पे फोर्स लगाया है ना, ये नाव भी इस पे इतना ही फोर्स लगाती है। भाई ऐसे करके कूदते हैं ना, तो जितना इसने नाव अपने पैर के द्वारा नाव पे फोर्स लगाया है पीछे की तरफ, नाव ने ही इसको उतना फोर्स लगा के आगे भेज दिया, तभी तो कूद जाता है आगे, मतलब कूदेगा कैसे फिर, ठीक है। तब भी हम कूदते हैं, ये ऐसे ही काम करता है। क्लियर हुआ? ठीक है, आ जाओ पीछे देखो। दूसरा है यहाँ पे एग्जाम्पल गुब्बारे वाला। गुब्बारे वाला एग्जाम्पल क्या है? एक गुब्बारे में हवा भरो और उसे छोड़ देवे, ठीक है। हमने हवा भरी सर और उसको छोड़ दिया, ठीक है। हवा नीचे निकलेगी और भैया गुब्बारा ऊपर भागेगा। भाई हवा नीचे आ रही है और गुब्बारा ऊपर जा रहा है, यानी कि हवा गुब्बारे में उतना ही प्रेशर लगा रही है, तभी तो वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस तरह से इनको समझ लेना। क्रिकेट बॉल का भी ऐसा ही है, ठीक है, इनको पढ़ लेना आपको, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं कि एक्शन रिएक्शन लॉ जो है कैसे काम करता है। मेरे हिसाब से न्यूटन के लॉज को तो अब आप नहीं भूलने वाले हैं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा दूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूटन से भैया क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कह रहा है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है भाई, बताओ कितने बच्चों को याद हुआ है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह रहा है जड़त्व का नियम है। किसका है? जड़त्व का, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया का नियम क्या है? जड़त्व का नियम, यानी कि जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहेगी। कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऐसे ही पेपर में आएगा। न्यूटन का दूसरा लॉ क्या कह रहा था, बताओ? दूसरा लॉ क्या कह रहा था? फर्स्ट लॉ तो कह रहा था, ठीक है, मैं समझ में आ गया। दूसरा लॉ क्या कह रहा था? दूसरे लॉ में न्यूटन ने संवेग का नियम बताया था, जिसमें वो क्या बता रहा है? फॉर्मूले को बता रहा है। उसने बताया था ये फोर्स जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये चीज बताई थी दूसरे नियम में, ठीक है। तीसरे नियम में एक्शन रिएक्शन लॉ है, अभी हमने पढ़ा है एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है, ठीक है भाई, एक्शन रिएक्शन लॉ है। तो ये तीनों आपको इस तरह से याद रखने हैं, आप कभी नहीं बोलोगे मेरे हिसाब से, पेपर में कभी भी आ जाए आपको इनको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट देखें। न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं।
थर्ड लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे वो यहां पे लिखे हुए हैं कि फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। पेयर में मतलब देखो, आप किसी में फोर्स लगा रहे हैं, आपने किसी वस्तु में दीवार में फोर्स लगाया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अकेले ही फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि वो वस्तु भी तो आप पे फोर्स लगा रही है। तो पेयर मतलब होता है दो, आप भी फोर्स लगा रहे हैं, वो भी फोर्स लगा रही है, तो दोनों का फोर्स कैसा होगा, पेयर में हो गया। ठीक है, कभी भी सिंगल फोर्स किसी वस्तु पे लग ही नहीं सकता। अगर आप किसी दूसरी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो वस्तु आप पे उतना ही फोर्स लगाएगी। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी से पंजा लड़ाते हैं, पंजा लड़ाते हैं, नहीं लड़ाते, लड़ाते हैं सर, तो जितना आप अपने हाथ से फोर्स लगा रहे हैं, सामने वाला भी आप पे उतना ही फोर्स लगा रहा है। क्लियर हुआ? तो फोर्स हमेशा पेयर में होता है, जिसका फोर्स ज्यादा है वो जीत जाता है, ऐसे ही काम करता है। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेज इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड है क्या है? आधे बच्चों को तो मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन ही नहीं पता, मैग्नीट्यूड होता क्या है। इस तरह से मैग्नीट्यूड को बताऊंगा, आज के बाद कभी नहीं बोलोगे मैग्नीट्यूड क्या है। आ जाओ, मैग्नीट्यूड होता क्या है, देखो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड बस जस्ट अ नंबर, ये सिर्फ एक नंबर है। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 15 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी एक नंबर हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड सिर्फ एक नंबर है, और ये नंबर जो है ना, ये नंबर होता है किसी यूनिट का। क्या होता है? किसी यूनिट का होता है, इकाई जिसको आप बोलते हैं, किसी चीज का नंबर होता है। अब ये यूनिट कौन सी हो सकती है? भाई यूनिट कई तरह की हो सकती है, किसी चीज को तोलने की यूनिट हो सकती है, मापने की यूनिट हो सकती है ना, भागने की यूनिट हो सकती है। तो यूनिट इस तरह से हो सकती है, यानी कि ये 15 केजी भी हो सकता है, 15 इंच भी हो सकता है, 15 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 15 मीटर भी हो सकता है, इसी तरह से 10 सेंटीमीटर केजी वेजी कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये सिर्फ एक नंबर है जो हमें किसी क्वांटिटी के बारे में बताता है। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, एक नंबर है जो किसी क्वांटिटी के बारे में बताता है। देखो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस, यानी कि मैग्नीट्यूड, पहले फोर्स ने 15 का न्यूटन का फोर्स लगाया, दूसरे वाले ने 16 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो कहना क्या चाहता है कि जो मैग्नीट्यूड है दोनों फोर्सेस का, यूनिट सेम होनी चाहिए दोनों की। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो सेम होगा। आप 15 का फोर्स लगा रहे हैं तो दूसरी वस्तु भी आप पे 15 का ही फोर्स लगाएगी, लेकिन अगर आप 15 लगा रहे हैं वो 16 लगा दे तो आप गिर जाओगे फिर। क्लियर? प्रेस पंजा लड़ाते हैं। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस इक्वल, वो इक्वल रहते हैं, बट उनकी डायरेक्शन तो अपोजिट रहती है। मैं दीवार में लगा रहा हूं अपनी तरफ से, यहां से, वो मेरी तरफ पल्ली तरफ से लगा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, दोनों फोर्स सेम टाइप के होंगे, कोलिनियर होते हैं, एक लाइन में होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, पेपर में ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है। न्यूटन का लॉ मेरे हिसाब से आज के बाद आप कभी नहीं बोलने वाले हैं। ठीक है, चलो एक चीज और, कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आता होगा कि अगर दोनों फोर्स बराबर हैं तो वो कैंसिल क्यों नहीं हो रहे हैं? भैया कैंसिल क्यों नहीं हो रहे हैं? वो लोग कैंसिल क्यों नहीं हो रहे हैं अगर दोनों फोर्स बराबर है? तो जवाब नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि एक्शन जो है, अरे बैट बॉल का एग्जांपल ले लिया क्या इसमें, चलो ये बैट और बॉल है भाई, ऐसे बनाते हैं हम तो। ठीक है, तो क्योंकि एक्शन बॉल पर हो रहा है और ये रिएक्शन हाथ पे, जब लड़ाई दो अलग अलग लोगों के बीच में हो रही है तो भैया कैंसिल नहीं हो सकती। देखो ये मैं हूं और ये दीवार है, अब हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, मैं इस पे लगा रहा हूं, दीवार मुझ पे लगा रही है, तो बराबर फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए ना दीवार गिर रही है ना मैं गिर रहा हूं। अगर दीवार ज्यादा लगा देगी तो मैं गिर जाऊंगा, अगर मैं ज्यादा लगा दूंगा तो दीवार गिर जाएगी। समझ में आया? अच्छा समझ में आ गया। कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अपोजिट, ये अलग वस्तु है, ये अलग वस्तु है, दोनों अलग अलग वस्तु हैं, अलग अलग फोर्स लगा रही है, इसलिए कैंसिल जो है आपका नहीं होता है। क्लियर? चलो इसको समझने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में इतनी डिटेल में मेरे हिसाब से आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। जो भी आप फोर्स लगाते हैं, आप जो फोर्स लगा रहे हैं सेम उसी नेचर का फोर्स दूसरी वस्तु आप पे लगाती है, दोनों का नेचर सेम होता है, इनमें कोई भी अंतर नहीं होता है, डिले नहीं होता है फोर्स में। आपने जैसे ही लगाया तुरंत वो भी लगाना स्टार्ट कर देती है वस्तु है। जैसे आपने दीवार पे फोर्स लगाया, सेम उसी टाइम इंस्टेंट वो दीवार भी आप पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी। ये नहीं है आपने फोर्स लगाया और आप घर जाकर सो गए, अब 10 मिनट बाद दीवार आप पे फोर्स लगाने आ रही है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब आप फोर्स लगाते हैं बिना विदाउट डिले तो इंस्टेंट, तभी जो दूसरी वस्तु है वो भी आप पे फोर्स लगाती है। ठीक है, और अकेली चीज कभी भी, ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ जो एक्शन रिएक्शन लॉ है, इसको भैया फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि दो वस्तुएं होनी चाहिए तभी तो दो फोर्स लगेंगे ना। वो मुझ पे लगाएगी, मैं उस पे लगाऊंगा, तो एक अकेली वस्तु, सिंगल वस्तु कभी भी खुद पर न्यूटन के थर्ड लॉ को भैया नहीं अप्लाई कर सकती है। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ अकेली वस्तु पे कभी भी नहीं लगेगा। क्लियर? चलो, तो न्यूटन का लॉ भी खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
मोमेंटम क्या होता है ये अभी मैं आपको आगे बता दूंगा, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जिस तरह से न्यूटन का लॉ समझ में आया है, ये भी थोड़ी देर में आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। देखो पहले पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि न्यूटन का जो तीसरा लॉ है, अभी जो हमने पढ़ा था एक्शन रिएक्शन लॉ, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे जुड़ा हुआ है अभी समझ में आएगा, आ जाओ। यदि किसी वस्तु के समूह को बाहरी बल, देखो कोई वस्तु है, चलो इसको छोड़ो, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। किताबी भाषा को छोड़ो। एक बात मुझे बताओ, ये एक गाड़ी है, ये रही एक गाड़ी, ठीक है, ये गाड़ी है, ये चल रही है 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, ठीक है भैया, ठीक है। ये गाड़ी है, एक गाड़ी ये भी है, ठीक है, ये थोड़ी बड़ी है, ये चल रही है, मैं क्या लगाऊं इसको, 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्लियर। ये इधर की तरफ चल रही है और ये इधर की तरफ ही चल रही है, क्लियर। अब क्या होता है, आगे जाके ये जो पीछे वाली गाड़ी है ना, ये अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ा के और इसमें टक्कर मार देती है। मान लो इसने अपनी स्पीड कर ली 25, कितनी कर ली 25, और आगे जाके इसको टक्कर मार देगी। भाई 25 की स्पीड से एक लाइन में चल रही है तो आगे जाके टक्कर मारेगी। ये मंदी चल रही है, धीमी चल रही है, आप जानते हैं। तो ये जैसे ही इसमें टक्कर मारेगी तो इसका जो फोर्स है, इसकी जो ये गति है, इसका जो बल है, वो इस गाड़ी में ट्रांसफर हो जाएगा और आप जानते हैं कि ये और आगे भग जाएगी और तेज भगेगी। जैसे मान लो एक खाली खल्लर एक गाड़ी खड़ी हुई है रास्ते में कहीं भी, अब पीछे से कोई गाड़ी आती है और खींच के टक्कर मार देती है, तो जिस गाड़ी में टक्कर लगे वो जाती है ना आगे, फड़ा जैसे आगे की तरफ भग जाती है। वो क्यों भगती है? क्योंकि इसका जो फोर्स था वो इसमें ट्रांसफर हो गया और भैया ये आगे फिर गति में, और ये वस्तु फिर कहां भग जाती है? आगे की तरफ भग जाती है, क्लियर। तो फोर्स यहां पे खत्म नहीं हुआ है। जितना फोर्स इसमें था, मान लो इसमें 25 का था, इसमें 20 का है, तो अब ये 45 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आगे भाग जाएगी, समझ में आया? तो आगे की तरफ भाग जाती है। यही लॉ ऑफ मोमेंटम जो है यहाँ पे कहता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो ये चीज लिखी हुई है, जब किसी वस्तु के समूह पर कोई बाहरी बल एक्सटर्नल जब तक नहीं लगाया जाता, तो उस वस्तु का कुल संवेग क्या होता है, कुल मोमेंटम क्या होता है? 0 होता है एक तरह से, ठीक है, क्लियर। वो सुरक्षित रहेगा। इसमें कंडीशन क्या है, यहां पे कंडीशन लिखी हुई है, कंडीशन को भी देख लो क्या लिखा हुआ है। कंडीशन ये है कि जो नियम है ये तभी काम करेगा जब आपका एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा, ठीक है। बाहर से कोई बल नहीं होना चाहिए भाई। एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी में टक्कर मारी है, इन दोनों के बल के अलावा कोई तीसरा बल वहां पे नहीं होना चाहिए, कोई तीसरी वस्तु उनके बीच में डिस्टर्बेंस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यह नियम न्यूटन के तीसरे नियम का ही परिणाम है, एक्शन रिएक्शन लॉ ही है एक तरह से, ठीक है। इसको छोड़ो, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहां पे देखो, जो गाड़ियों का एग्जांपल दिया था इसको समझो। ये गाड़ी है एक, और एक गाड़ी ये है, ठीक है। अब ये जो गाड़ी है ये दोनों क्या कर गई हैं? आपस में भैया टकरा गई। तो यहां पे जो इनके टकराने से पहले जो इसकी एनर्जी थी, वो ही एनर्जी सेम टू सेम इनके टकराने के बाद होगी, सेम टू सेम वही रहेगा, ठीक है। जो यहां पे आपका मोमेंटम था, जो यहां पे आपकी एनर्जी थी, वो सेम टू सेम यहीं पे रहने वाली है। ऐसा हो सकता है कि पहले इसमें 15 थी, इसमें 15 थी, लेकिन बाद में ऐसा हो सकता है कि इसकी 15 टकराने के बाद इसमें हो जाए भैया 5, और इसकी जो बची कुची थी 10 वो इसमें ट्रांसफर हो जाए और ये हो जाए 25, लेकिन रहेगी बराबर। यहां पे भी 30 है, यहां पे भी आपका 30 है, ये दोनों बराबर रहेंगी। यही है लॉ ऑफ मोमेंटम, एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो यही है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू होगा टकराने के बाद m1v1 और m2v2, क्लियर हुआ। यानी कि जो आपका टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम जो है आपका, वो वही रहेगा जो आपका पहले था, और टकराने के बाद जो था वो दोनों सेम ही रहने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि एक में ज्यादा कम हो जाए, बस ऐसा होगा, इससे फालतू और इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, क्लियर। चलिए, ये m1u1 कहां से आया है? ये यहीं से आया है, ये जहां पे लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये यहीं से निकल के आया है, ठीक है भाई, क्लियर। चलो आगे आओ, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स का मतलब होता है घर्षण बल। घर्षण बल मतलब बस फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण, किसी चीज में ऐसे घर्षण होता है जब जो दो चीजें एक दूसरे की सतह के ऊपर चलती हैं, ऐसे चल रही हैं, तो उनमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है, घर्षण बल होता है, जिसकी वजह से वो चीज जो है वो गर्म भी हो जाती है और कई बार घिस भी जाती है, गर्म भी हो जाती है और घिस भी जाती है, ठीक है, क्लियर। और ये मोशन का अपोज करता है, गति का अपोज करता है। तो यह फोर्स ऑब्जेक्ट की मोशन का क्या करता है? अपोज करता है,
क्लियर। तो ये आपका एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट आपका किस में है, रेस्ट में है। किस में है, रेस्ट में। स्टैटिक मतलब स्टेट आपकी जो है एक ही जगह पे है, वो फिक्स है, वो इधर उधर नहीं जा रही है, ठीक है। जब आप किसी रुकी हुई वस्तु पर फोर्स लगाते हैं लेकिन वो चीज अपनी जगह से हिलती नहीं है, तो जो घर्षण काम करता है उसी को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। कोई खड़ी वस्तु पे आप फोर्स लगा रहे हैं, वो मतलब हिल नहीं रही है, तो उस पर कौन सा घर्षण लग रहा है, स्टैटिक घर्षण लग रहा है। स्टैटिक फोर्स आपका जो है वो काम करता है। क्लियर। चलो देखो आगे आ जाओ। कहां पहुंच गया भाई, कैसे काम नहीं कर रहा भाई ये। स्टैटिक लिमिटिंग, ठीक है। देखो यहां पे देखो, जो स्टैटिक है अभी हमने देखा। स्टैटिक क्या है, अगर आप किसी खड़ी हुई वस्तु पे वो लगा रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो घर्षण है उसको स्टैटिक घर्षण कहते हैं। दूसरा होता है लिमिटिंग। लिमिटिंग घर्षण का मतलब होता है आपने किसी वस्तु को धक्का लगाना स्टार्ट किया और जो बिल्कुल हिलने वाली जो उसकी पोजीशन है तुरंत उस टाइम पे जो होगा उसको लिमिटिंग कहेंगे। और काइनेटिक वो रहेगी जब वो चीज जो है वो चलना स्टार्ट कर देगी एक तरह से, ठीक है। तो आपने जो लगाया और मान ली अभी हिलने ही वाली है, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये स्टैटिक घर्षण कब काम कर रहा है, जब कोई वस्तु है वो खड़ी हुई है एक जगह पे, ठीक है। वस्तु जो है वो क्या कर रही है, एक ही जगह पे खड़ी हुई है, हिल नहीं रही है। आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये कौन सा है, स्टैटिक है। लेकिन जैसे ही उसने हिलना स्टार्ट किया, अभी आपने इसको मूव नहीं किया ज्यादा, बस वो हिलना स्टार्ट कर दिया, तो कौन सा है, लिमिटिंग है। जैसे ही आपने इसको मूव करना स्टार्ट करवा दिया, इसको बोलते हैं काइनेटिक। काइनेटिक जो है फ्रिक्शन आप इसको बोलोगे, क्या बोलोगे, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलोगे। यही चीज यहां पे लिखी हुई है। अलमारी खिसकने लगी है, जब अलमारी खिसकने स्टार्ट कर देगी इसको काइनेटिक बोलेंगे, और जब खिसकने ही वाली होगी, हिलने ही वाली है, तो उसको बोलेंगे लिमिटिंग। और जब वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, जहां पे है वहीं पे खड़ी हुई है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक बोलेंगे, ठीक है भाई। चलो ये आगे की जो चीज है इनको मेरे हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लो। ये जो स्लाइडिंग यहां पे लिखा हुआ है, स्लाइडिंग क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फोर्स क्या होता है, एक तरह से बताओ। स्लाइड करना, एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु ऐसे रगड़ती हुई जाती है, इसी को तो बोलते हैं स्लाइड करना। तो ये यहां पे लिखा हुआ है। जब एक सतह दूसरी सतह पर फिसलती है तो इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड करना बोलते हैं। और रोलिंग करना क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या करती है, लुढ़कती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग बोलते हैं। रोल करना, लुढ़कना है ना, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या करती है, लुढ़कती है, ठीक है भाई। चलो ठीक है, चलिए। तो यहां पे ये जो आपको स्टैटिक, लिमिटिंग और जो हमने भी काइनेटिक वाला जो फोर्स पढ़ा था, इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है, वो क्या है, रोलिंग अभी आपको पढ़ा दिया है मैंने। रोलिंग क्या होता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जब लुढ़कती है, ठीक है, लुढ़कना, ठीक है। काइनेटिक जो होता है वो स्लाइडिंग की तरह काम करता है एक तरह से, ठीक है। देखो इनमें अगर कई बार ऐसा हो जाता है, पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो है इनमें सबसे ज्यादा कौन होता है, सबसे कम कौन होता है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो याद रखना है स्टैटिक जो है वो सबसे बड़ा है। ये जो साइन होता है ना, ये इसका मुंह जिधर खुला हुआ है वो बड़ी चीज होती है, फिर उससे छोटा लिमिटिंग, फिर काइनेटिक जो है आपका होता है, उसके बाद आपका जो है रोलिंग होता है, ठीक है। ठीक, लॉजिक आप इस तरह से इसका याद कर सकते हैं। किसी रुकी हुई चीज को हिलाना क्या होता है, सबसे मुश्किल होता है, ठीक है। और गोल घूमती हुई चीज को सबसे आसानी से हम भगा सकते हैं, हिला सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा हिलाना मुश्किल होगा उतना ही ज्यादा जो है आपका ये फोर्स होगा। इसलिए जो आपका स्टैटिक फोर्स है वो सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि इसको हिलाना मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए कुछ और फोर्सेज हैं आपके, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनको देख लो ये क्या है, उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं बताओ। देखो यहां पे लिखा हुआ है, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है ये सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ लगने वाला बल है। जैसे मान लो ये कोई सेंटर है, ठीक है, यहां पे कोई वस्तु घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो इसका जो बल है वो कहां पे लगेगा, बीच के सेंटर में, यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा बल, यहां पे। तो इसी को आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यहां पे देखो आया भी हुआ है सेंटर, एक तरह से आप ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि बीच में जो है वो बल लगता है, इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स आप कहते हैं। क्लियर, यह वह बल है जो किसी भी चीज को सेंटर की तरफ क्या करता है, खींच के रखता है, पकड़ के रखता है, ठीक है। क्लियर, और देखो ये जो सिंबल होता है ना, ये फोर्स का सिंबल है एफ, ठीक है। और ये सी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि फोर्स कौन सा दिखा रहे हैं हम, सेंट्रीपिटल वाला जो फोर्स है उसको दिखा रहे हैं, इसलिए लिखा होता है। यहाँ पे mv² अपॉन में r आपका लिखा हुआ है, ये
आपको देखने को मिलेगा बार बार, तो इसको भी आपको याद कर लेना, पेपर में भी डायरेक्ट आ जाता है ये वाला, ठीक है। आगे देखो, जो आपके प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स हैं, जो ग्रह उपग्रह हैं, इनकी मैं आपको इमेज दिखाता हूं एक बार। कहां गई भैया, ये रहा, देखो ये जो आपके ग्रह उपग्रह हैं ये वाले, ठीक है। ये बीच में जो केंद्र में आपका सूरज है, जो बीच में केंद्र में आपका सूर्य है, तो ये जो है पृथ्वी का जो एक तरह से ये बीच में बंधे हुए रहते हैं। क्यों बंधे हुए रहते हैं? इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ठीक है। ऐसे बीच में बंधे हुए रहते हैं, तभी तो इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं, क्योंकि सूरज इनको क्या करता है, बांध के रखता है, एक तरह से क्या करके रखता है, बांध के रखता है, ठीक है। क्लियर? चलो, ऐसे मौत का कुआं आपने देखा होगा, मौत का कुआं देखा है ना। मौत के कुएं में वो मोटरसाइकिल आसानी से घुमा देते हैं, घुमाते नहीं घुमाते, ऐसे फर्र फर्र ऐसे घुमाते रहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, क्योंकि बीच में जो है केंद्र में उनका बल लगता है और वो उसको बांध के रखता है, इसकी वजह से वो गिरते नहीं है, ठीक है। चलिए ये देखो, मुड़ापे जो है, मुड़ापे भी ये फोर्स काम करेगा, ठीक है। ये मुड़ापे मुड़ रहा है, ठीक है। चलिए, एक और होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो क्या कर रहा था, वो सेंटर में फोर्स लगा रहा था, लेकिन ये जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल, ये क्या करेगा, ये बाहर की तरफ धक्का देगा, सेंटर से बाहर की तरफ क्या करेगा, धक्का देगा। आपने वॉशिंग मशीन देखी है, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन आपकी इसी फोर्स पे क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है। और ये फोर्स क्या करेगा, देखो वॉशिंग मशीन में कपड़े से घूमते हैं, वो क्या करेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाता है। बाहर की तरफ फोर्स लगाने की वजह से जो कपड़ों में पानी है ना, वो पानी निकल जाता है कपड़ों से बाहर, और वो आपकी वॉशिंग मशीन के पाइप से होकर नीचे आ जाता है, तभी आपके जो कपड़े हैं वो सूखते हैं उसमें, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये फोर्स हमेशा केंद्र से बाहर की तरफ आपको क्या लगाता दिखाई देगा, बल को लगाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जो वॉशिंग मशीन है भैया, वो इसी ही फोर्स पे काम करती है। जूसर मिक्सर जो है वो भी इसी फोर्स पे काम करता है, ठीक है। बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फोर्स में जो जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो पढ़ लो, बस इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अब हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, ओके।